नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 8। संसद में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने आज अपना पहला भाषण दिया और इसके चलते संसद में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, अयोध्या, गुजरात और जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। अपने 90 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने सरकार पर कई वार किए और इस पर प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार, अमित शाह, राजनाथ सिंह को 3-3 बार, भूपेंद्र यादव को 2 बार और शिवराज सिंह चौहान को 1 बार खड़े होकर टोकना पड़ा। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने शिवजी की तस्वीर दिखाकर कहा कि इसमें त्रिशूल जमीन में गड़ा है। वे अहिंसा की बात करते हैं और आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। बीजेपी सांसदों की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहला भाषण। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुन चुन कर हमला किया। उन्होंने नीट का, किसानों का, अग्निवीर का, धार्मिक असहिष्णुता का, इन सब का मसला उठाया। राहुल का सत्ता पक्ष पर हमला इतना तीखा रहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री को बीच में ही अपनी बात रखनी पड़ी। जय संविधान। राहुल ने संविधान की कॉपी के साथ हिंदू समाज को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विरोध जताया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर लेकर याद दिलाया कि कोई धर्म किसी को डराता नहीं है, बीजेपी हर किसी को डराती है। नोटबंदी, जीएसटी और अग्निवीर स्कीम पर राहुल ने जमकर हमला बोला। इस पर रक्षा मंत्री ने खुद सफाई दी। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल ने कहा कि लगातार अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, उनका माइक बंद कर दी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के साथ भी सरकार ने न्याय नहीं किया है। इस पर जवाब देने के लिए कृषि मंत्री खड़े हुए हैं और कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है।
किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। नीट को लेकर भी एक दिन चर्चा कराने की मांग की। इधर लोकसभा में राहुल के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के बयान को उनसे सत्यापित कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में लगभग सारे मौजूदा मुद्दों को समेट लिया। ऐसा कम होता है जब विपक्ष के नेता के भाषण पर प्रधानमंत्री समेत 4 बड़े नेता जवाब दें। इससे पता लगता है कि अरसे बाद सरकार विपक्ष का दबाव महसूस कर रही है और आने वाले दिनों में टकराव और भी तीखा हो सकता है। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी ने आज संसद में लोकसभा स्पीकर पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री से झुककर हाथ मिलाया था। आरोप के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने 2 वीडियो जारी किए। एक सुमित्रा महाजन के समय का है और दूसरा मीरा कुमार के समय का है। देश में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहली एफआईआर ग्वालियर में हुई है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई केस दर्ज हुए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 10 मिनट के भीतर देश का पहला केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12:10 पर यह मामला बाइक चोरी का था। एफआईआर सौरभ नरवरिया द्वारा दर्ज कराई गई। पुलिस ने एक केस बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत दर्ज किया। पहले इस तरह की चोरी का मामला आईपीसी 379 में दर्ज होता था। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। जो दंड संहिता थी वो पनिशमेंट पर आधारित थी। पहले का जो न्याय का कंसेप्ट था वो बेसिकली ये था कि कैसे दंडित किया जाए। अभी जो तीनों कानून लागू हुए हैं इसमें जो बीएनएस है, न्याय पे आधारित है। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हम अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से जस्टिस, सुलभ और शीघ्र न्याय दिला पाएँ, तो न्याय पे आधारित है। इन कानूनों की अवधारणा नागरिक को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के लिए है। इसी तरह भोपाल में भी नए कानून के तहत पहली एफआईआर हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। बीएनएस की धारा
296 के तहत केस दर्ज हुआ। ये मामला अभद्र व्यवहार और गाली गलौज को लेकर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली एफआईआर मारपीट के मामले में बीएनएस की धारा 296 और 351(2) के तहत दर्ज हुई। मामला रेंगाखाड़ थाने का है, जहां पीड़ित इतवारी पंचेश्वर ने आरोप लगाया कि गोलू ठाकरे ट्रैक्टर के कागजात नहीं दे रहा है और उसके साथ मारपीट की है। मैं रेंगाखाड़ में हमारा ट्रैक्टर मोटर्स ब्रांच रेंगाखाड़ कला में आशा शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूँ। बस पता कल 12 बजे मेरे को शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगाखाड़ थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखाड़ में रात में 12:05 में वहां पर सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर मध्य दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई, जहां सड़क घेर कर खड़े एक रेहड़ी वाले के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत केस दर्ज किया गया। पहले एक केस आईपीसी 283 में दर्ज होता। नए कानूनों के तहत जो दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ है वो सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ है। बीती रात इस थाने के पुलिसकर्मी नई दिल्ली स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक रेहड़ी वाला जो है उसने जगह वहां पर घेर रखी है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पहले ऐसे मुकदमों में आईपीसी की धारा 283 लगती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत बीएनएस 285 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी पंकज है उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की गई है। इसी तरह मुंबई और देश के अलग अलग शहरों में नए कानून के तहत कई केस दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में पहला मामला बरेली में दर्ज किया गया। बरेली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत एक शख्स ने अस्पताल से अपने 1 महीने के बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में एक महिला और युवक को बेरहमी से पीटने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस तीनों ही ममता सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आरोपी जेसीबी स्थानीय टीएमसी विधायक का करीबी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महिला नेताओं ने टीएमसी पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आंख मूंदने का आरोप लगाते हुए धरना भी दिया। इस मामले के सामने आने के बाद टीएमसी विधायक ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना बिल्कुल गलत है, लेकिन लड़की ने भी गलत किया। हमीदुर रहमान ने पीड़िता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अरे এটা তো অন্যায়, আমরা সবাই বলছি রে ভাই। আর অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। এটা নিয়ে আমরাও ওখানকার গ্রামবাসীকে বকাবকি করছি, বা আইনি যা ব্যবস্থা হয় সেটা করবে। আপনার দল থেকে আমাদের দলের কোনো মেম্বার হলে, কোনো প্রধান হলে আমরা ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে নিতাম। तो কোনো আমাদের মেম্বারও না, প্রধানও না, পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বারও না। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने घटना को लेकर टीएमसी पर वार किया है। एमएलए साहब, टीएमसी के एमएलए साहब हमीदुर रहमान जी बोल रहे कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है।
अब थोड़ा सा गांव वाले थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तो हम ममता बनर्जी को पूछना चाहते हैं कि बंगाल की मुस्लिम राष्ट्र हो गया है, भारत क्या मुस्लिम राष्ट्र हो गया है? ये तो मिडिवल टाइम्स में हम लोग सुने थे, मुगल का टाइम्स में ये होता था, मिडिल एज टाइम्स में ये होता था। और इस बीच पूरी घटना पर टीएमसी ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करती और जो कोई भी मामले में दोषी है उसे सख्त सजा दी जाएगी। चोपड़ा में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी जमानत का विरोध करते हुए ईडी और सीबीआई ने कहा कि शराब घोटाले के पीछे की साजिश में उनकी अहम भूमिका थी। उनके रसूख के चलते जमानत मिलने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। के कविता पर आरोप है कि वे घोटाले में शामिल साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। आरोप के मुताबिक लाइसेंस के बदले साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। पे जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड के जरिए स्कैन कर दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है, क्या 3 नए आपराधिक कानूनों से अपराध में कमी आएगी? आपको बता दें कि आज से ही देश में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अब नए कानून के तहत ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नए कानून में दंड की बजाय न्याय को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या नए कानून से देश में अपराध में कमी आए?